टुडे सो हम अभी तिलावत को फिलहाल स्टॉप करते हैं एंड विल जस्ट स्टार्ट विद आवर क्लास टुडे. सो गुड डे क्लास. लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड बॉन्ड्स. ठीक है, डोंट वरी, समथिंग सो विल सी. लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड बॉन्ड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हमने डिस्कस किए थे. आई थिंक सारी ही टाइप्स कवर हो गई थी एज फार एज आई रिमेंबर. सो सिंकिंग फंड एंड एवरीथिंग ये हमने कवर कर लिया था. मूविंग फॉरवर्ड, ऑटोमेटेड बॉन्ड सिस्टम. ये वो सिस्टम है जो बेसिकली अमेरिका के अंदर यूज होता है बॉन्ड्स की ट्रेडिंग के लिए. इस तरह से न्यूयॉर्क और स्टॉक एक्सचेंज का अपना है, ठीक है, न्यूयॉर्क का सुपर डॉट है और बहुत सारे हैं जो स्टॉक्स की ट्रेडिंग के लिए यूज होते हैं. तो इस तरह का एक सिस्टम है. इससे ज़्यादा इसकी कोई डिटेल की आपको ज़रूरत अभी नहीं है इस कोर्स के लिए, इसलिए मैं इसको स्किप कर दूंगा पूरे को ही. जो नो की एक सिस्टम अवेलेबल है, पाकिस्तान में अपना होगा, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपना है. बॉन्ड डीलर्स हैं वो जो बेसिकली बॉन्ड्स की बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं एट एनी गिवन टाइम. ठीक है, क्योंकि बॉन्ड्स की ट्रेडिंग इट्स नॉट लाइक कि ये आपकी जैसे स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर ट्रेडिंग, उनके अपने डीलर्स होते हैं जो बॉन्ड्स की बाइंग और सेलिंग का काम कर देते हैं. अब ये अगेन देयर इज एन इशू विद बॉन्ड्स. ये लिक्विड नहीं होते उतने. ठीक है, लिक्विड का मतलब आई डोंट नो, मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि आपको सबको कि नहीं. Liquid means how easily, how fast can you convert it into cash at its original value. कम वैल्यू पे तो कभी भी कोई चीज भी आप कन्वर्ट करवा सकते हैं. ठीक है, मुझे अगर कुछ सस्ती बेचनी है तो वो तो कभी भी करवा सकता हूँ. एक्चुअल वैल्यू के ऊपर उसको लिक्विडेट करना, फॉरेन कैश में कन्वर्ट कर लेना, दैट इज लिक्विडिटी. ठीक है, अब इसके अंदर क्योंकि लिक्विडिटी कम होती है उसकी एक रीजन है, क्रेडिट रिस्क. बॉन्ड इज, मैंने आपको पहले भी बताया था, इट्स जस्ट अ प्रॉमिस. इट इज नथिंग मोर देन अ प्रॉमिस. और पुराने टाइम्स में ये होता था, लोग प्रॉमिस करते थे तो उधार ले ली, वापस नहीं करना. ठीक है, व्हाट वुड यू डू? सो इट इज जस्ट अ प्रॉमिस. तो उसकी कोई वैल्यू नहीं. वहां क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व है, डिफॉल्ट का रिस्क इन्वॉल्व है कि बंदा जिस डेट को उसने आपको पेमेंट करनी है आपको पेमेंट ना करे. इस वजह से ये लिक्विड नहीं होते. बिकॉज आप लिक्विड वो चीज होगी जिसका आपको पता है कि इसकी वैल्यू इतनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आपको पेमेंट करनी है 1,000 रुपए की, मैं अभी 1,000 का कैश का नोट निकाल के आपको दूंगा, आप एक्सेप्ट कर लेंगे? ठीक है, लेकिन मैं अगर आपको बॉन्ड देता हूं, यू डोंट नो द वर्थ ऑफ दैट बॉन्ड. क्या ये बॉन्ड रिस्क फ्री है, रिस्की है? ये जिसका बॉन्ड है वो ऑनर करेगा अपनी कमिटमेंट को कि नहीं? वो इसके पैसे देगा या नहीं देगा? यू डोंट नो. तो आप उतना इजीली उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. यू विल डेफिनेटली बी लुकिंग एट अ प्रीमियम कि यार डेफिनेटली अगर मैं इसके अंदर रिस्क ले रहा हूं तो मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ और एडवांटेज मिले फिर. ठीक है, सो दैट इज इट्स लेस लिक्विड बिकॉज उसमें क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व है, डिफॉल्ट का रिस्क इन्वॉल्व है. मतलब कि हो सकता है अगला बंदा पेमेंट करे ही ना, मना कर दे पेमेंट करने से. व्हाट वुड वी डू? वी हैव नो अदर चॉइस. सिंपल. सिमिलरली ये यही क्रेडिट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, सेम थिंग कि आपने जिसको उधार दिए वो आपके पैसे वापस ना करे. इसलिए क्रेडिट रिस्क की टर्म भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो अक्सर आप सुनेंगे क्रेडिट रिस्क किसके अंदर है. क्रेडिट रिस्क का मतलब जो उसको उधार दिया वो उधार पैसे वापस करेगा या नहीं करेगा. डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क को दोनों टर्म्स यूज की जाती हैं. इसमें एक चीज और भी होती है, कभी कभी 100% डिफॉल्ट नहीं होता, पार्शियल डिफॉल्ट हो जाता है. मतलब उसने, उसके पास 50% पेमेंट थी आपको देने के लिए, उसने 50% दे दी, बाकी नहीं दी. 40% दे दी, 70% दे दी, क्योंकि बाकी पैसे थे ही नहीं, बाकी वो दे ही नहीं सका. तो पार्शियल डिफॉल्ट भी हो सकता है. आगे हम देखेंगे क्यों डिफॉल्ट होता है, कैसे हो रहा है. बेसिकली जब आप लोन ले लेते हैं, जैसे कि अभी स्पेशली कंपनीज के अंदर भी हो सकता है, गवर्नमेंट के, जैसे अभी आपने देखा होगा श्रीलंका, वो अपनी फॉरेन डेट पेमेंट्स के ऊपर डिफॉल्ट कर गए. क्योंकि जो आपके सिस्टम है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का सिस्टम, इट्स अगेन, वहां पर तो खैर नहीं थी, वहां तो एक पूरा डिफरेंट सेटअप था जिसके अंदर कुछ लोग कॉन्स्टेंटली इन पावर थे. ये भी एक बड़ा रीजन है कि आप व्हेन सम पीपल आर इन पावर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो भी इश्यूज आ जाते हैं. बट अगेन इशू इज कि जो गवर्नमेंट लोन लेती है, दे नो कि वी माइट नॉट बी देयर व्हेन वी हैव टू रीपे दिस लोन. तो वो ये नहीं सोचते कि इसको रीपे कैसे करना है, लेते जाते हैं. जैसे कि कई जो ट्रैप्स, डेट ट्रैप जो है आईएमएफ का, उससे नहीं निकल सकी कंट्रीज. उनकी गवर्नमेंट्स की पॉलिसी यही रही कि जी आगे तो किसी और की गवर्नमेंट होगी ना, बस नो प्रॉब्लम, वी डोंट केयर. उनके लीडर्स भाग के जा सकते हैं किसी और कंट्री में, करप्ट हो सकते हैं. तो वहां पर यह है कि लोन लिया, उसको वेस्ट किया जाता है, उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर नहीं लगाया जाता. बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग टू गेट अ लोन, आप कभी भी लोन लेंगे तो मेजॉरिटी लोग दो ही चीजों से लोन लेंगे, दो रीजन के लिए. एक, दे वॉन्ट देयर ओन होम, तो रेजिडेंस वो एक इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए. ठीक है,
तो वहां पर से उसको कोई इनकम तो नहीं आनी, लेकिन उसको अपनी एक रेजिडेंस एटलीस्ट मिल जाती है, तो अपनी सैलरी में से और जो से कट करके वो पेमेंट कर देता है उसकी। दूसरी जो सोर्स होती है वो होती है फॉर बिजनेस। जब आप फॉर बिजनेस ले रहे हैं, यू एंश्योर कि वो बिजनेस उससे ज्यादा कमाए जितने आपने उसके लोन की पेमेंट करनी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। अदरवाइज लोन लेना फिजिबल नहीं है ना। आप लोन लेकर बिजनेस चलाएं और फिर अपनी जेब से उस लोन की पेमेंट कर रहे हो, वुड मेक नो सेंस। गवर्नमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज की खास तौर पे ऐसा करती हैं। इवन इन द केस ऑफ पाकिस्तान इफ यू सी, हम लोन लेते हैं, उससे लोगों को सब्सिडी देते हैं और बाद में सोचते हैं इसको पे कैसे करना है विद इंटरेस्ट, विद एक्सचेंज रेट। ये अगर आप अक्सर आपने सुना होगा कि हमारा जब एक्सचेंज रेट फॉल करता है, जब हम लेट्स सपोज 200 रुपीज विद डॉलर हो गए हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, वी वर 100 4-5 years बैक, द डिफरेंस इज कि आपका लोन भी डबल हो गया, क्योंकि आपने लोन डॉलर में उठाया था, उस वक्त 100 रुपए के हिसाब से आपको डॉलर मिला था, आज 200 के हिसाब से आपने करेंसी देकर डॉलर खरीदना है। तो आपका लोन सडनली अब तक डबल हो चुका है पिछले 5 सालों में। डबल होने की वजह ये नहीं है कि लोन ज्यादा लिया गया, उसकी वजह ये है कि आपने जो पिछला लोन ही पे करना था उसकी अमाउंट डबल होगी, क्योंकि पहले आपने वो जो डॉलर एक वहां से उठाया था उसके अगेंस्ट 100 रुपए आपको मिले थे। अब आपने जब यहाँ से पे करना है तो 200 रुपए देकर $1 वही वाला वापस करना है। तो इस तरह से भी इन डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर एक असर पड़ जाता है। दूसरा ये कि जैसे कि ये हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप जितनी भी गवर्नमेंट्स के देख लें, देर ऑल सब्सिडी बेस्ड। किसी में भी ये इनिशिएटिव नहीं है कि यू मेक समथिंग हियर और वहां से कोई बेनिफिट हो रहा हो जिससे आप लोन की रिपेमेंट के बारे में सोचेंगे। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सब्सिडी। पीआईए को आप सब्सिडी देंगे, आप रेलवे को सब्सिडी देंगे, आप एवरी इंस्टीट्यूशन। वाई? बिकॉज आपने वहां पर बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, वहाँ की मैनेजमेंट ठीक नहीं है, वहाँ करप्शन है बहुत, एक मैसिव स्केल के ऊपर। स्टील मिल जो बहुत प्रॉफिटेबल एक इंस्टीट्यूट था, बहुत ही एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपकी कंट्री के लिए, इट इज समथिंग जो कि आप खुद तो बना ही नहीं सकते थे, रशियंस ने आपको बिल्ड कर दी, दैट वाज अ बिग थिंग। लेकिन आज हमारे पास बंद पड़ा है, मैसिव अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। लेकिन उसकी अलग रीजन है, लेकिन स्टिल यू गो इनटू दिस के ये अभी भी, क्योंकि उसके एम्प्लॉयज को पेमेंट होनी है, प्लांट चाहे बंद है, ठीक है। इसी तरह से पीआईए के एम्प्लॉयज को पेमेंट होनी है, पीआईए के डिफॉल्ट्स हैं बहुत, पीटीवी को पहले बहुत पेमेंट होती रही है। इस तरह से जब आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इनकी, उसके अलावा व्हेन यू गो विद दीज मेट्रो प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दीज के ऑरेंज लाइन एंड व्हाटएवर, ये इन सब के अंदर जब भी ये स्टार्ट किए गए हैं, डे वन पे पता था कि सब्सिडी देंगे तो ये चलेंगे। बट व्हाई डिड द गवर्नमेंट्स इनिशिएट दीज? बिकॉज इसके अंदर किकबैक्स कमीशन तो मिल जाएंगे, इसके अंदर वोट्स मिलेंगे, क्योंकि ये सामने नजर आएगी एक ऑरेंज लाइन, दिस बस दैट दिस चलती हुई। डैम नजर नहीं आएगा, जैसे मे भी अब बिजली मुफ्त में बना सकते थे, और चीजें नजर नहीं आएंगी, तो एक विजिबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं। सो और डैम आपको बिजली बना के देता, कुछ रिकवरी करके देता, उससे आप उसका लोन रीपे कर सकते हैं। अब यहाँ पहले दिन ही पता है कि सब्सिडी देनी है, मतलब पहले प्रोजेक्ट बनाने के लिए कर्जा लिया, फिर अब उसको चलाने के लिए कर्जा लेते जाएंगे हर बार। रीपे करने की ऑप्शंस इनके पास, इन कंट्रीज के पास बड़ी मिनिमल होती हैं। इस वजह से यूजुअली ये डिफॉल्ट की तरफ जा रहे होंगे। यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज तकरीबन हर कोई, इट्स नॉट जस्ट वन कंट्री। आगे हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं कि ये डेवलपिंग वाला क्या इशू है। तो फिलहाल जिसको हम कंटिन्यू करते हैं कि यही वो रीजन है कि ये डिफॉल्ट का एक रिस्क इन्वॉल्व होता है अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ या उन बिजनेसेस के साथ जो सही से अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर रहे। सो क्रेडिट वर्दीनेस इसलिए मैयर करना बहुत जरूरी होता है जब आप बॉन्ड इशू कर रहे होते हैं, कि जो बॉन्ड इशू कर रहा है उस बंदे की, उस बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, मतलब हाउ क्रेडिट वर्दी इज इट। क्या इसको उधार देते हैं तो ये वापस दे देता है, सारे पैसे वापस करता है, कभी हुआ हो कि नहीं पेमेंट वापस की, ठीक है। उसको मैयर करने के लिए अमेरिका के अंदर 3 एजेंसीज हैं। अमेरिका ने बेसिकली लाइसेंस ही 3 एजेंसीज को दिया हुआ है, मूडीज, S&P एंड फिच, ठीक है। ये 3 जो एजेंसीज हैं ये बेसिकली आर मोनोपोली सॉर्ट ऑफ, ओलिगोपोली कह लें, लेकिन बेसिकली मोनोपोली ही समझें इसकी, क्योंकि इसके अलावा किसी और के पास लाइसेंस नहीं है, ना यूएस गवर्नमेंट इशू करती है किसी और को क्रेडिट रेटिंग करने का लाइसेंस। तो यहाँ पर दिस ओपन्स द डोर टू अ लॉट ऑफ करप्शन, बिकॉज वो मोनोपोलीज हैं, उनकी मर्जी, वो जो मर्जी रेटिंग करें, वो सही करें गलत करें, उनकी जॉब सिक्योर है, उनके पास लाइसेंस है गवर्नमेंट की तरफ से और कोई आ नहीं सकता मार्केट के अंदर, वो जितनी मर्जी गलत रेटिंग कर दें कोई उन्हें कुछ नहीं कह सकता। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन है उन कंपनीज के करप्ट होने का। अब जैसे कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर इन्हीं कंपनीज ने रेटिंग की हुई थी ना, जिसके साथ उन्हीं सीडीओज की साथ बैंकरप्सीज हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने रेटिंग गलत की हुई थी।
ये क्योंकि इन्वॉल्व हो जाते हैं बैंक्स के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ, ये उनके साथ पार्टी बन जाते हैं, कुछ पैसे पकड़ लेते हैं और ये रेटिंग कर देते हैं। अब इसी वजह से बॉन्ड जो बाय कर रहा है उसको नहीं पता कि उसकी सही रेटिंग क्या है। अब ये जो रेटिंग होती है, ये भी एक बार चीज क्लैरिफाई कर दूं यहीं पर ही, ये रेटिंग इंडिविजुअल बॉन्ड इशू की होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होती रेटिंग। ठीक है, कि उसने जो अभी बॉन्ड इशू किया है उसकी क्या रेटिंग है। लेट्स सपोज एक कंपनी ने 4 बार बॉन्ड इशू किए हुए हैं, 4 बॉन्ड इशू किए हुए हैं, ठीक है, एक मैच्योर होना था 2023 के अंदर, एक 25 के अंदर, एक 27 के अंदर, एक 30 के अंदर, सबकी अलग अलग रेटिंग होगी। हर बॉन्ड इशू की रेटिंग होती है कि ये वाला इशू इस रेटिंग का है। रेटिंग के बारे में भी मैं आपको डिटेल बता दूं, रेटिंग बेसिकली होती है ट्रिपल ए से लेकर सी कैटेगरी तक होती है, ठीक है। यूजुअली ट्रिपल ए से ट्रिपल बी तक की जो रेटिंग होती है, दिस इज द सेफ रेंज, ट्रिपल ए सेफेस्ट, और फिर उससे नीचे ट्रिपल ए प्लस हो सकती है, सॉरी डबल ए प्लस हो सकती है, डबल ए माइनस हो सकती है, तो इस तरह से ना, ए माइनस माइनस ए प्लस प्लस, तो इस तरह से ये बी तक, ट्रिपल बी तक, तो ये सेफ कंसिडर किए जाते हैं कि ये ओके हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। जो इससे नीचे आ जाती है सी तक, वो सारे रिस्की कंसिडर होते हैं। अब क्योंकि ये 3 ही कंपनीज है और अमेरिकन गवर्नमेंट किसी और कंट्री नहीं होने रही मार्केट के अंदर, इस वजह से इनकी मोनोपोली है सॉर्ट ऑफ, ठीक है। इसी वजह से रेटिंग सही नहीं होती बॉन्ड्स की। अगेन अगर तो और कंपनीज हो मार्केट में, व्हाट वुड हैपन, परफेक्ट कंपटीशन, लोग उससे रेटिंग करवाएंगे या उसकी रेटिंग को ट्रस्ट करेंगे जिस कंपनी की रेटिंग सही होगी, सीधी सी बात है। लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर और कोई कंपनी है ही नहीं, तो दे हैव टू टेक देयर रेटिंग। सो ये एक बहुत मेजर इशू है, बट स्टिल अगेन इससे साबित हो रहा है कि कई कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो एट एनी गिवन लेवल वहां पर भी हर तरह का काम हो रहा होता है। वी जस्ट ब्लेम आवर गवर्नमेंट्स के डेवलपिंग नेशंस नहीं है, सो हर तरफ हो रहा होता है ये। ओके अब अगर इसकी रेटिंग को देख लिया जाए कि रेटिंग किस बेसिस के ऊपर होगी, मतलब कि किस बेस के ऊपर डिसाइड होगा कि ये ट्रिपल ए होनी है, डबल ए प्लस होनी है, क्या कैटेगरी। तो अगर लोन स्मॉल है, छोटा लोन है, तो इन दैट केस क्योंकि आप इजीली रीपे कर सकते हैं, अब ये पता है ना कि छोटा लोन है ना, इजीली रीपे किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है, रेटिंग सेफर चली जाएगी। बड़ा लोन लिया है, बड़े लोन को पेमेंट करने के लिए बड़ी अमाउंट एक पे करनी होगा वो इकट्ठी करके, तो क्योंकि ये काम अक्सर मुश्किल हो जाता है, इस वजह से बड़े लोन की रेटिंग यूजुअली कम हो रही होगी। सादा सादा चीजें, ठीक है। इसी तरह से आपने सिक्योर्ड लोन इशू कर दिया है, सिक्योर्ड लोन मतलब पीछे कोई सिक्योरिटी है कि जी ये वाला एसेट है, अगर हम पेमेंट ना कर सके ये एसेट बेचकर आपकी पेमेंट कर देंगे। इन दैट केस अगेन, क्योंकि लोन सिक्योर्ड है, आप पीछे का एसेट बेच सकते हैं, अब रेटिंग हायर कैटेगरी की होगी। हाँ अनसिक्योर्ड है तो डेफिनेटली लोअर रिस्क की रेटिंग हो रही होगी। और अगर सबॉर्डिनेटेड है, जहां सीनियर जूनियर वाले कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि जी सीनियर जूनियर की पेमेंट होने के बाद सबॉर्डिनेट को पेमेंट होनी है, वहां पर वेरी रिस्की की कैटेगरी में चला जाएगा बॉन्ड। तो इस तरह से रेटिंग हो रही होती है इनकी। स्प्लिट रेटिंग भी हो जाती है समटाइम्स। यू कैन से कि एक आप बेसिकली चले जाते हैं एक से ज्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास, आप 2 के पास चले जाएं, ठीक है, और उनसे कहें ये रेटिंग कर दें। एक ने एक रेटिंग की, दूसरे ने दूसरी की। अब ये नहीं होगा कि एक ने ट्रिपल ए कर दी, दूसरे ने ट्रिपल बी कर दी, डेफिनेटली वो उसकी करीब करीब ही हो रही होती है, ये नहीं होता कि बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस हो। लेकिन ये अगेन स्प्लिट रेटिंग हो गई है, इसको हम कहते हैं स्प्लिट रेटिंग, कि दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग कर दी है। ठीक, ये डोंट वरी, यू डोंट नीड टू राइट दिस, ये सारा टेक्स्ट रिटन में अवेलेबल है, यू कैन गेट इट फ्रॉम मी, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने एक वो पूरा ये हैंडआउट से बने हुए थे, मैंने वो दोबारा से बना दिए सारे, तो वो तो डबल भी हो गए, ये यही वाला जो टॉपिक अभी डिस्कस हो रहा है। आई थॉट कि ये मैंने नहीं लिखे हुए, तो मैंने ये वो दोबारा लिख दिए थे सारे, तो ये इसके अंदर डबल हुए होंगे, मैंने इसको रेड इसलिए कर दिया है, आपको पता चल जाए कि ऊपर भी वही बात डिस्कस हो रही है, नीचे भी ये रेड कंटेंट वही डिस्कस हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ये इसको हम कहते हैं स्प्लिट रेटिंग, के दो कंपनी से आपने रेटिंग करवा ली, जरूरी नहीं होता आप एक से भी करवा सकते हैं। कोई जब इशू ऐसा होता है ना कि बड़ा करना हो, तो आप कहते हैं कि एक दो से करवा लेते हैं, जिसकी रेटिंग बेटर होगी हम उसको जरा फोकस कर देंगे ज्यादा, तो बस इसलिए। सो अक्सर ये भी होता है कि वो दोनों सेम रेटिंग कर दें, ये भी हो सकता है। ओके मूविंग फॉरवर्ड, क्रेडिट क्वालिटी। क्रेडिट क्वालिटी बेसिकली अगेन रेटिंग की बेस के पर है, इसका स्केल अगर आप देखना चाहें तो टेबल पूरा बना हुआ है, तकरीबन पेज 176 के करीब कहीं पर ना बुक के अंदर दिया हुआ है ये। सो ये क्रेडिट क्वालिटी बेसिकली पूरा टेबल है, जिसके अंदर बेस्ट क्वालिटी हो सकती है, हाई क्वालिटी की क्रेडिट हो सकती है, अपर मीडियम क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी,
तो लो ग्रेड क्वालिटी। उसके बाद फिर आ जाती है स्पेकुलेटिव, जिसका होता है मतलब कि रिस्की। स्पेकुलेटिव होंगे जो रिस्की होंगे, आप स्पेकुलेशन करें ना कैसा होगा नहीं होगा, तो ये रिस्की होते हैं स्पेकुलेटिव। इसी तरह से वेरी स्पेकुलेटिव, वेरी रिस्की। इसी तरह से एक तो कैटेगरी वो भी आती है जिसको हम कहते हैं पुअर स्टैंडिंग। पुअर स्टैंडिंग बेसिकली उसके लिए होता है जिसका आपको पता होता है कि ये डिफॉल्ट करने वाले हैं या ऑलरेडी इन ट्रबल हैं या डिफॉल्ट कर चुके हैं, जैसे कि श्रीलंका इस वक्त होगा तो वो पुअर स्टैंडिंग में होगा। बांग्लादेश इज फॉलोइंग